नमस्कार बच्चों, आज हम सब उपचारात्मक शिक्षण के अपने प्रथम दिवस के अंदर जिस विषय की बात करने आए हैं गणित में, वो हमारा आज का विषय है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनऊ से आप लोगों के सामने इस विषय पर आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और हम सब एक दूसरे की सहायता से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि संख्या रेखा पर किस तरह से हम पूर्णांकों को निरूपित कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो शब्द है संख्या रेखा और दूसरा है पूर्णांक। संख्या रेखा क्या है और पूर्णांक क्या है, ये मुझे जानना है। इसके साथ हमारा उद्देश्य आज के क्या है, हम लोग अपनी इस क्लास में आज क्या क्या सीख पाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पूर्णांकों की अवधारणा की समझ विकसित करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। ये जानेंगे कि पूर्णांक होते क्या हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं किस तरह की होती हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में आप सब जानते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिनकी हम गिनती शुरू करते हैं, जहां से हम अपनी गिनती को प्रारंभ करते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति ने जो हमको दिया तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं थी जो आप गिनते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे पास 4 पेंसिल है, मेरे पास किसी के पास 2 रबड़ हैं, किसी के पास 2 कटर हैं, किसी के पास 4 किताबें हैं, किसी के पास 2 कॉपियां हैं। तो ये जो संख्या हम बोल रहे हैं ये सब प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति में इसी ही गिनती इसके अंदर छुपी हुई थी, इसीलिए इसे प्राकृत संख्याएं कहा गया। लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण कब हुई? जब हम 9 के आगे बढ़े तो हमारे पास समस्या आती है कि हम उसके आगे कैसे जाएं। तब हमें शून्य की बात आती है और आर्यभट्ट जी ने हमें शून्य की संख्या के बारे में बताया और हमने शून्य की समझ को विकसित किया। और तब हमने जाना कि कोई भी संख्या तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हम शून्य की बात नहीं कर रहे हैं, और तब वो पूर्ण संख्याएं बन गई, क्योंकि शून्य को मिलाने के बाद हम पूर्ण की तरफ बढ़े और उसे पूर्ण संख्याएं कहा गया। लेकिन अगर आप कभी शीशे के सामने खड़े हों और आप शीशे से जब अपनी दूरी को तय करेंगे, शीशे की तरफ जाएंगे या शीशे से दूर हटेंगे, दोनों ही सूरतों में आपकी जो शीशे में परछाई है वो भी दूर हटती है या पास आती है। अगर हम शीशे को ये मान लें कि शीशा हमारा एक मूल बिंदु है और उस शीशे के मूल बिंदु को हमने अगर लिख लिया और कहीं पर मार्क किया, तो हम जिधर जाएंगे और उधर तो हमने अपनी एक दूरी तय कर ली, जिसको कि मैं नाप सकता हूं कि मैं शीशे से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया या 4 सेंटीमीटर बढ़ गया या 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, चाहे तो शीशे की तरफ और चाहे तो शीशे की दूर। जैसे आपको मैं बताता हूं, यह शीशा मैंने बनाया और आप यहां पे खड़े हैं और यहां से आप दूरियों को तय करते जाएं, जितना दूर हटते जाएं, जितना दूर हटते जाएं, उतनी ही आपकी ये इमेज भी इससे दूर हटती हुई चली जाएगी। आप इतनी ही दूर इससे पीछे जाते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि अगर मैंने ये 1 सेंटीमीटर यहां चला, 1 सेंटीमीटर यहां चला, 1 सेंटीमीटर यहां चले और 1 सेंटीमीटर यहां चले, और प्रारंभ में मैं इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो प्रारंभ में हम कितनी दूरी पर थे? 1 सेंटीमीटर। फिर मैं 1 चला तो यहां भी 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर मैं यहां 1 आगे पीछे गया तो यहां भी 1 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो पीछे की तरफ चलिए और चाहें तो आगे की तरफ चलिए, दोनों सूरतों में आपकी यहां पर जो परछाई होगी वो भी इससे पीछे जाएगी या इसके नजदीक आएगी। अगर इस चीज को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मैं यहां से 1 यूनिट अगर आगे बढ़ा तो फिर 1 यूनिट और मैंने दूरी तय कर ली, मैं 1 यूनिट और दूरी तय कर रहा हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि 1-1 यूनिट अगर मैं पीछे हट रहा हूं तो मैं कुछ दूरी में बढ़ाव हो रहा है, मेरी दूरियां बढ़ रही हैं। इसका मतलब कि यहां पर हम 1 थे, यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया? 3 हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इन प्राकृत संख्याओं के साथ में जो ये हमारा मिरर था, जिसको हमने दर्पण कहा हुआ है, ये जहां रखा है इस वाले बिंदु को हम क्या कह देंगे? क्योंकि सारी दूरियों को हम नाप यहां से रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु को हम लोग O से या 0 से निरूपित करेंगे, अर्थात सारी गणना, सारी दूरियां यहीं से शुरू होती हैं। अब क्योंकि इस वाली दूरी को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन जो शीशे के अंदर हमारी परछाई ने दूरी तय की है उसको हम नहीं नाप सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम कहां जाएंगे? उसको दिखाने के लिए हम ये करेंगे कि हम कहेंगे अगर हम इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर चले हैं तो हम इधर की तरफ कितना गए?
हम गए तो उसकी विपरीत दिशा में, उसकी उस दिशा को, विपरीतता को दिखाने के लिए हम एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे -1। हम जब यहां पहुंचेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर उसको हम कह देंगे ये -2 हो जाएगा। अर्थात अगर एक सीधी रेखा हमने बनाई और उस सीधी रेखा पर हमने कहा दर्पण यहां रखा है, जिसे 0 कह दिया जाए, तो इस तरफ हमने 1 मात्रक, यहां 2 पे चले, यहां 3 पे चले। आप पहले यहां आए, फिर आप यहां आए, फिर आप यहां आए, तो इसका मतलब कि पहले आपकी दूरी यहां पर थी, और ये कितनी दूरी होगी? जितनी आप दर्पण से आगे हैं उतना ही आप दर्पण से पीछे हैं। लेकिन क्योंकि दिशा विपरीत है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? -1। क्योंकि दिशा विपरीत है तो दूसरी वाली जगह क्या होगी? -2। क्योंकि दिशा विपरीत है इसलिए ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? -3। ऐसे ही हम लोग अंकित करते हुए इन बातों को समझते हैं। तो ये जो अंक हैं, ये 1, 2, 3, इन्हीं को हमने प्राकृत संख्या भी कहा है। इन्हीं को हम लोग यहां पर पूर्ण अंक कह रहे हैं। पूर्णांक शब्द जो बना वो पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण है, तो ये पूर्ण है। लेकिन क्योंकि हमारी धारणा को समझने के लिए विपरीतता भी हो सकती है, किसी बात का उल्टी तरफ चलने का, दिशा का परिवर्तन हो सकता था, इसलिए हमने उसको माइनस का चिन्ह से निरूपित किया। तो पूर्ण अंक तभी संभव हो सकते हैं जब हम उसमें माइनस की धारणा भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखिए, हमने पहला कहा पूर्णांकों की अवधारणा की समझ विकसित करना, फिर संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करना। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को तो निरूपित कर ही दिया हम लोगों ने, अभी मैंने आपको दिखाया। अब संख्या रेखा के बारे में भी और बातें बताऊंगा आपको। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक शब्द जो आया और ये ऋणात्मक शब्द जो आया, ये दोनों कहाँ हैं? देखिए, फिर आपके सामने धनात्मक और ऋणात्मक मिल रहे हैं। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये बार बार कौन से होंगे? जो हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु मीन्स मतलब कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु, जहां से हमने एक तरह से दर्पण का उदाहरण दिया। तो दर्पण जहां रखा है वो हमारा मूल बिंदु। उस मूल बिंदु के दाईं तरफ जो कुछ भी दाईं तरफ होगा वो क्या होगा? धनात्मक, और जो कुछ भी बाईं तरफ होगा वो ऋणात्मक। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है वो दर्पण के अंदर की प्रतिबिंब की दूरी थी, जिसको हम वास्तविक रूप से नाप नहीं पा रहे थे लेकिन समझ पा रहे थे। इस चीज को निरूपित करने के लिए केवल एक चिन्ह का हमने प्रदर्शन किया, और वो माइनस का चिन्ह लगाया, जिसने दिखाया कि हम जिस तरफ हैं उसके विपरीत ही उतनी बातों को देखना है। इसलिए ये हमारा हो गया माइनस का चिन्ह। तो हमने 3 बातें देखी। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक और उसके विपरीत की पहचान, तो विपरीत मैंने बताया, और इनके बीच के संबंध को विकसित करना। अब संबंध हम कैसे विकसित करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि आपने कहा कि सर 2 + 3 कितना होगा? अब 2 + 3 बहुत आसानी से हम जोड़ सकते हैं कि 5 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो आप ये कहिए कि ये हमारा अगर मूल बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अंक लिखे हों, तो हम मूल बिंदु से कितने दूरी पर जाएंगे? यहां से मुझे कितने अंकों की छलांग लगानी है? 2 की छलांग लगाई मैंने, मैं 2 पर आ गया। अब 2 के बाद मुझे और कितना आगे जाना है? प्लस का मतलब मुझे उतना आगे जाना है, मतलब दाहिनी ओर चलिए। प्लस मतलब दाहिनी ओर जाइए, माइनस का मतलब पीछे आना है, मतलब प्रतिबिंब के अंदर, प्रतिबिंब की बात हो रही, प्रतिबिंब की दिशा में चलिए। और अगर हम प्लस कह रहे हैं तो हम अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हमने यहां से क्या किया? 3 कदम और हम आगे बढ़ गए। तो 3 कदम यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पहुंच गए, तो आप अंततोगत्वा पहुंचते कहां पर हैं? 5 पर। इस समय हम कहां पर हैं? 5 पर। तो इसका अंक का उत्तर कितना हुआ? 5, मतलब 2 + 3 5। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसा है 2 + 3 - 7 लिखा हो, तब कितना होगा? कोई बात नहीं। अब देखिए, इसी में अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 2 + 3 करिए, तो आपने एक एक करके अंक लीजिए। पहले 2 लिया, फिर 3 लिया। पहले आप 2 अंक पीछे गए, फिर 3 अंक और आगे गए, 2 गए, 3 गए। अब उसके बाद कितना जाना है? 7। और 7 के पीछे मैंने क्या लगाया है? माइनस। तो माइनस किधर होगा? हमें किधर चलना है? जिधर प्रतिबिंब था, मतलब मूल के बाईं तरफ। तो यहां से 7 अंक नीचे चले जाइएगा, और यहां से 7 अंक आप जब निकालेंगे तो देखिए कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
मतलब सीधे यहां पहुंच जाएंगे, सीधे यहां पहुंच गए। तो कहां पहुंच गए आप? -2 पर। तो आपका उत्तर कितना हुआ? इसका जो कुल उत्तर आया वो कितना हुआ? इसका कुल उत्तर बन गया -2। मतलब अब हम किस जगह पे खड़े हैं? -2 पर खड़े हैं। तो इसी बात को हमने कहा था कि इनके बीच की समझ विकसित करें हम लोग। जब संख्या रेखा पर आप ऐसे बढ़ाना और घटाना शुरू करेंगे, जोड़ना घटाना, तो इसमें कई सारी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। हम जोड़ भी लेंगे, हम घटा भी लेंगे, हम लोग और क्या कर लेंगे? संख्याओं में बड़ा कौन और छोटा कौन, ये ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर हमेशा आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी, या आप कह सकते हैं कि मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक है और बाईं तरफ ऋणात्मक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दाहिनी तरफ वाला जो अंक होगा वो बड़ा होगा और बाईं तरफ वाला जो अंक होगा वो छोटा होगा। तो अगर मैं किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी स्थान पर खड़ा हो गया, मैं ना इसमें 1 लिख रहा हूं ना 2 लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिखूं, और मैं कह दूं कि मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं जिस बिंदु पे खड़ा होऊंगा उस बिंदु के दाहिनी तरफ बड़ा होगा और इस बिंदु के बाईं तरफ छोटा होगा। जो भी अंक उसके दाहिनी ओर लिखा होगा वो इस वाली अंक से, इस वाली जगह से बड़ा होगा और बाईं ओर का अंक उस वाली संख्या से छोटा होगा। और जैसे ही हम बड़ा और छोटा समझना शुरू कर देंगे, वैसे ही हम पूर्णांकों को क्रमबद्ध करना शुरू कर देंगे। क्रमबद्ध का मतलब आरोही क्रम में लिख लेंगे या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही का मतलब चढ़ना होता है, आरोहण, किसी चीज के ऊपर चढ़ना। सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं तो वो आरोही हो गया। इसमें भी कई बार आप लोग को समस्या ये आती है कि सर आरोही का मतलब छोटे से बड़ा होता है कि बड़े से छोटा होता है। तो आरोही का मतलब चढ़ना है, तो चढ़ना हमेशा नीचे से ऊपर होगा, तो छोटा पहले होगा और बड़ा बाद में होगा। अवरोही का मतलब उतरना होता है, और उतर रहे हैं तो ऊंचाई से हमेशा नीचे उतरते हैं, और जब ऊंचाई से नीचे उतरेंगे तो ऊंचा वाला हमेशा बड़ा होगा और जहां नीचे आएंगे वो छोटा। अर्थात आरोही का मतलब हमने क्या समझ लिया? आरोही का मतलब होगा, आरोही का मतलब होगा छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और अवरोही का अर्थ है बड़े से छोटा। तो मुझे उम्मीद है कि हम इतनी चीजों को आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम और उदाहरणों के साथ भी चलेंगे। तो इतनी देर में हमने संख्या रेखा पर क्या सीखा? संख्या रेखा हमने बनाई कैसे बार बार, हम संख्या रेखा को बार बार कैसे निरूपित कर रहे हैं। हम संख्या रेखा को एक सरल रेखा से निरूपित कर रहे हैं। अब आपको यहां पे मैं दो धारणाएं और साथ में बता देता हूं। जब कभी भी एक सरल रेखा के दोनों ओर ऐसे तीर के निशान लगा दें, इसका मतलब कि ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात कि हर संख्या जो आप लिखेंगे उस संख्या के बाद कोई ना कोई और संख्या मिल जाएगी। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने 0 लिखा। अब आप समझें, जब कभी भी आप इसके आगे जाएंगे तो 0 के आगे 1 होगा, उसके आगे 2 होगा और 3 होगा। अब क्योंकि संख्या रेखा आगे नहीं जा रही है तो ऐसा नहीं है कि 4 नहीं होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। हर संख्या के अगली संख्या जो हम ज्ञात करते हैं, जो भी इसकी अगली संख्या होगी, उसे हम लोग कहते हैं पश्चवर्ती। उसके बाद आने वाली संख्या, उसके बाद में जो आएगा वो पश्चवर्ती। और जो इसके पीछे होगा उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती। उसके पहले जो है वो पूर्व, पहले कौन आया? पूर्ववर्ती। जो बाद में आया पश्चवर्ती। तो इसमें कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा पे पूछा जाए जैसे आपसे कि 1000 का पश्चवर्ती बताइए, तो पश्चवर्ती जब भी आप पश्चवर्ती बताने जाएंगे उसका 1 जोड़ दीजिए, और जब पूर्ववर्ती पूछा जाए 1 घटा दीजिए।
तो पश्चवर्ती, अगर हमने 1000 का पश्चवर्ती पूछा तो एक बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो गया? अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और मैं कहूं कि उसका पश्चवर्ती रुपया बताइए तो वो कितना हो जाएगा? 1001। और अगर हम आपसे पूछें पूर्ववर्ती तो 1000 में से 1 रुपया मैंने आपसे ले लिया, कितना रुपया आपके पास बच गया? 9999। तो 999, ये 999 1000 का पूर्ववर्ती और ये 1000 का पश्चवर्ती। इस संख्या रेखा पर हमने आपको बताया सरल रेखा है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं। इसका उपयोग हम लोग किस लिए कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के निरूपण के लिए करते हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, उन सब का निरूपण हम इस पर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कुछ लिखा है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जिनके ऊपर हम लोग विशेष रूप से आज के इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये आगे ही क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनका भी निरूपण इसके ऊपर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इस बात को समझिएगा कि संख्या रेखा पर अगर हमने 2 लिखा है और ये 3 लिखा है तो 2 और 3 तो दिखेगा, 2 और 3 के बीच का अंक नहीं दिखेगा। अगर हम इसको और छोटा छोटा करते चले जाएं, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखें, तो इसके बीच में अनंत संख्याएं होंगी। अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं, मैंने लिखा 2 और फिर मैंने लिखा 3 थोड़ा दूरी पर, तो इसके बाद अपनी स्केल जैसे आप लोग देखते हैं तो 2 और 3 के बीच में छोटी छोटी 5 लाइनें, उसके बाद फिर 5 लाइनें और, तो एक ऐसे आपको दिखाई पड़ता होगा, ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 और एक बड़ी सी लाइन ऐसे दिखी, फिर ऐसे 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 लाइन दिखती हैं। तो ये आपके क्या हैं? ये उसके बीच के अंक हैं। उसी प्रकार से यहां पर आप उन संख्याओं का निरूपण भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जीरो के दाईं ओर संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब कि ये 0 है, ये वाली जो संख्या आपकी है ये क्या है? ये है धनात्मक। और 0 के बाईं ओर क्या है? ये कौन है? ये है ऋणात्मक। अब प्रश्न उठता है कि ये तो हमने समझ लिया कि ये धनात्मक हो गए, ये ऋणात्मक हो गए, ये कौन है? इनकी गिनती हम कहां करें? ये 0 वाले महोदय की गिनती कहां? तो इनकी गिनती हम कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जगह से निस्तारण हो रहा है, इनकी जगह से निर्धारण हो रहा है, इसलिए इनको तटस्थ रखा जाता है और इनको हम लोग किसी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हीं से ही शुरू होना है, मूल बिंदु है। तो इनको, इन महोदय को हम लोग कोई भी जगह नहीं देंगे, तुम इधर भी नहीं और ना इस पलड़े में हो, दोनों पलड़ों के बराबर रखे जाएंगे। तुम्हारा स्थान तराजू का वो कांटा है जो दोनों को बराबर रखने का काम करेगा, इसलिए इनकी गिनती हम लोग किसी भी तरफ नहीं लेते हैं। शून्य हमारा जो है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो आपके ये दोनों बिंदु जो मैंने यहां लिखे हैं कि बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, दाहिनी ओर की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और शून्य, शून्य मैं फिर बता दे रहा हूं, ना धनात्मक है ना धनात्मक, ना ही ऋणात्मक। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया था, ये जो शब्द आप देख रहे हैं निगेटिव, ये अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, क्योंकि कुछ लोग को अगर समझ में आए तो ये हमें पता होना चाहिए शब्द क्या है। निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। और इंटीजर को ही हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, तो ये हो गया पूर्णांक। अब देखिए बहुत अच्छी चीज यहां से कि -1, -2, -3, -4 ये सब संख्याएं हमारी क्या हैं? ऋणात्मक हैं। और इधर की तरफ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इधर की तरफ जो आप जा रहे हैं, ये धनात्मक ऋणांक पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये जो धनात्मक का हिस्सा है ये बड़ा मजेदार हो जाता है। क्यों मजेदार होता है? देखिए,
ये धनात्मक तो हैं, लेकिन ये जो 1 2 3 4 इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी तो कहते हैं। इसी को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इसी को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक पूरा है, माइनस से प्लस तक। अगर केवल हम धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं तो वो प्राकृत संख्या भी हो जाएगी। अगर इस प्राकृत संख्याओं में, मतलब धनात्मक संख्या के साथ हम शून्य को, ये जो शून्य है इसको अगर हम लोग इसके साथ समाहित कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा होल नंबर। मतलब ये क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और ये जो पूरी लाइन है, देखिए मैंने यही बताया आपको, ये जो पूरी लाइन चली आ रही है आपकी यहां तक, ये क्या बन गई? ये बन गई है पूर्णांक। ये क्या बन गई? पूर्णांक। और हम लोग इसी की चर्चा तब से कर रहे हैं। और इसी में आप समझिए, मैंने किसी बच्चे से कहा कि आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर जोड़ घटाना, आरोही अवरोही क्रम को करने का भी प्रयास करें, तो आप कैसे करेंगे? देखिए मैं वो भी आपको करके दिखाता हूं इसी पर, कि हम लोग उन चीजों को कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी चित्र में देख लेंगे ताकि आपको प्रश्नों को करते समय मुश्किल ना हो। देखिए, जैसे किसी से मैंने कहा कि मान लीजिए आप एक रस्सी ले लो या आप एक सीधी लाइन खींच लो, एक रेखा खींचिए जमीन के ऊपर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दीजिए। अब एक जो सबसे अच्छा बच्चा हो उसको हम कहते हैं कि चलो तुम जो थके हुए हो, तुम दौड़ भाग नहीं कर सकते हो, तुम मूल बिंदु बन जाओ। तो किसी एक को मैंने मूल बिंदु बनाया, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब एक बच्चे से मैंने कहा कि तुम दाहिनी तरफ 4 कदम चलियो, तो उसने दाहिनी तरफ 4 कदम, 1 2 3 4, कितने कदम चला वो? 4 कदम चला। किधर की तरफ चला? दाहिनी ओर। तो इसका मतलब प्लस वाली बात थी। अब यहां पहुंच गया। अब मैंने उससे कहा कि अब तुम बाईं ओर 6 कदम चलो, तो यहां से 6 कदम, 1 2 3 4 5 6। अब वो कहां पहुंच गया? इस जगह पहुंच गया। इसका मतलब 6 कदम चलना था, लेकिन किधर की तरफ? बाईं तरफ। और बाईं तरफ अगर चलना है, इसका मतलब हम घटाने की बात कर रहे हैं, तो हमने चिन्ह लगाया माइनस। और उत्तर कितना हुआ? उत्तर हो गया -2। तो आप इस समय किस पोजीशन पे खड़े हैं? -2 पर खड़े हैं। अब इस काम को हम लोग एक तरीके से करते हैं। अब आप सब लोग के लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करिए। अपने पास छोटे छोटे कार्ड ले लीजिए। छोटे छोटे कार्ड, कुछ इस तरह के आप कार्ड ले सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्ड ले लीजिए और इन कार्ड के ऊपर आप लोग क्या करें, कोई अलग अलग मन से, अपने मन से नंबर लिख लो। जैसे किसी ने लिख दिया, मैं थोड़े थोड़े अंक कुछ लिखता हुआ चलूंगा। दिखाता हूं। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया 25, ठीक है। किसी ने लिख दिया 40। अब केवल प्लस वाले मत लिखना, कुछ माइनस भी लिख लो। तो जैसे मैंने मान लिया किसी ने लिख दिया -15, किसी ने लिख दिया -18, किसी ने लिख दिया +100, किसी ने लिख दिया -500। अब आपस में आपके होड़ लग जाते, 600 कर लो। होड़ लग जाती कि सर उसने बड़ा लिखा कि मैंने बड़ा लिखा। तो इसी बात को यहां से समझ लेना है। अब -600 या +100 हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना है, आप एक बड़ी सी संख्या लिखिए, एक संख्या रेखा ऐसे बना लीजिएगा और इस पर 1 2 3 अगर निशान लगाते हुए तुम 100 और 600 तक जाओगे तो बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए क्या करो, 0 कहीं लिख लो और एक एक करके संख्या केवल लिखते चलना और बताना मुझे सबसे पहले कौन सी संख्या आई? 25 आई। कहीं पर भी, अब ये तो निश्चित है कि 25 धनात्मक है तो शून्य के किधर होगी? दाईं तरफ होगी। तो कहीं पर भी 25 लिख दो, जहां आपकी इच्छा हो वहां 25 लिख दिया। मैंने इसे 25 लिख दिया। अब इस 25 के बाद अगली संख्या मैंने क्या ली? 40। तो 40 25 से बड़ी है कि छोटी है? तो अब बड़ी है। अगर बड़ी है तो वो 25 के किधर जाएगी? 25 के दाईं तरफ जाएगी। तो भैया 25 के दाईं तरफ थोड़ा आगे बढ़ जाओ और कहीं पे 40 लिख दो। मैंने लिख दिया। फिर उसने कहा
कि अगली संख्या हमने कितनी ली हुई है, माइनस का 15। तो जाहिर बात है कि जीरो से किधर जाना है, माइनस कहा मैंने, तो किधर जाना है, बाईं तरफ चलेंगे। तो बाईं तरफ अब 15 निशान लगाना है, तो 15 कहीं लिख दो और उस पर माइनस लगा लो। ये लिखिए, साफ साफ लिख दिया -15। इसके बाद अगर -18, तो थोड़ा और बाएं जाओगे, क्योंकि 15 के आगे 18 होगा ना, तो वो इधर आ जाएगा -18। उसके आगे आप जाओगे, अब 100। अब 100 कहां होगा, तो 100 तो इधर 40 के भी आगे जाएगा ना, बहुत आगे। अब लाइन नहीं खींचनी है, कहीं भी 100 लिख देना है, बस हो गया दाहिनी तरफ। और उसके बाद किधर लिखना है, इधर की तरफ लिख दोगे। इधर आप क्या लिख दोगे, -6, 600। ये आप देख रहे होंगे कि जो संख्या माइनस में अगर बहुत बड़ी हो रही है, जैसे कि 600, तो वो बाईं तरफ बहुत दूर लिखी जाएगी। और जो संख्या बाईं ओर लिखी होगी वो छोटी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी स्थान पर खड़े होने के बाद अगर आप अपनी दाहिनी ओर देख रहे हैं तो वो धनात्मक, या उसको आप कहेंगे बड़ा, और जो बाईं ओर है वो छोटा। तो अगर मैं इसी को पूछूं आपसे कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में इसका लिख दूं, तो आप कैसे लिखोगे? इसका आरोही और अवरोही, छोटा बड़ा तो दिख गया, जो कुछ भी दाहिनी तरफ है वो छोटा, जो बड़ा, और जो कुछ भी बाईं ओर है वो छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? जो सबसे बाएं में है। और सबसे बाएं में कौन है? देखिए, सबसे बाएं में -600। तो संख्या रेखा कितनी आसान है आरोही अवरोही लिखने के लिए। सबसे छोटा कौन हो गया? -600। उससे बड़ा कौन हो गया? -18। उससे बड़ा कौन हो गया? -15। उससे बड़ा कौन हो गया? 25। उससे बड़ा कौन हो गया? 40। उससे बड़ा कौन हो गया? 100। इसका मतलब कि यह संख्या बड़ी है। अब ये वाला चिन्ह आप सब जानते हैं कि जिधर चोंच खुली होगी, है ना, चिड़िया की चोंच की तरह से चिन्ह होता है, जिधर चोंच खुली वो बड़ा और जिधर चोंच बंद है वो छोटा। तो सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा हो गया। ये हमारे इस गतिविधि को करके भी आप समझ सकते हैं। इतने देर में हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग संख्या रेखा पर संख्याओं को, पूर्णांकों को निरूपित कैसे कर रहे हैं। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक सीधी सी लाइन बनाओ, उस पर आप 1 2 3 लिख दो, और फिर बाईं तरफ -1 2 माइनस जहां तक लिखना हो वहां तक लिख दो, और जहां से आपने सारी गणना शुरू की वो शून्य है। और शून्य क्या है? ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो इस आधार पर हम जब इससे इतनी चीजों को सीख गए, तो अब हमारी बात आती है कि हम अपने कुछ प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस कर लें। तो आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। अब ये प्रश्न हमारे कितने अच्छे होने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे कुछ प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। अब मान लीजिए कि इस प्रश्न को मैं ये बदल देता और मैं प्राकृत संख्या की जगह लिख देता कि पूर्णांक लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक लिखिए। संभव है लिखना? संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप एक संख्या रेखा बनाते हो तो जो भी संख्या आप इसके ऊपर अंकित करेंगे उसके बाईं ओर कोई ना कोई संख्या होगी। हर जगह पर जहां आप खड़े हो उसके दाहिनी ओर भी कुछ ना कुछ होगा। तो पूर्णांक में यह कह पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी पूर्णांक है या कौन सी संख्या सबसे छोटा पूर्णांक है, यह नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए प्रश्न में सबसे छोटा पूर्णांक नहीं पूछा गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी गई। और प्राकृत संख्या हमने क्या सीखी है? किसको कह रहे हैं आप? इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अब देखो भाई, धनात्मक पूर्णांक कहां था? इसमें अगर 0 है तो इसके दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर जैसे ही आप बढ़ोगे तो सबसे पहले कौन सा अंक टकराता है? 1 टकराया, टकराएगा, तो जो सबसे पहले टकराया वही इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो पूर्ण संख्या ध्यान रखिएगा 0 से शुरू होती है। मैं सारी बातें बताता चल रहा हूं। अगर सबसे छोटा पूर्णांक हो तो सबसे छोटा पूर्णांक संभव नहीं है, या सबसे बड़ा पूर्णांक बताना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी पूर्णांक की हम बात करेंगे उसका पूर्ववर्ती भी होगा, उसका पश्चवर्ती भी होगा। तो ना छोटा हो सकता है ना बड़ा मिल सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्णांक असीमित होते हैं।
अगर हम प्राकृत संख्या कहेंगे तो वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो नहीं है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास है और वो क्या है? 1। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, और शून्य से जब शुरू होती हैं तो उनको हम लोग कहां से लेते हैं? सबसे छोटी तो हो जाएगी शून्य, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं है। इसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए आ गया प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो कहां से पूर्ण संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और ये बढ़ता चला जाता है। तो सबसे छोटा कौन है? 0। तो इसका उत्तर कौन हो गया? इसका उत्तर हुआ 0। कितना आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। ये मैं आपको हम लोगों ने जब आज क्लास शुरू की थी तब से लेकर चल रहे हैं, और अभी हम इसको लगातार आपसे बता रहे हैं कि दाहिनी ओर की संख्या बड़ी, बाईं ओर की संख्या छोटी। तो इसको उदाहरण देकर आप समझा दें। फिर से एक संख्या रेखा खींचें और इस पर अगर हम 0 लिख रहे हैं और हम कहें कि 2 को अंकित करिए, तो आपने 2 यहां अंकित कर दिया। मैंने कहा 5 को अंकित करिए, तो 5 इसके किधर हो जाएगा? दाहिनी तरफ होगा कहीं। ये 5 हो गया। तो भाई देखिए, अब जो 5 है वो 2 से बड़ा है कि छोटा है? अगर दाहिनी ओर है तो बड़ा है और बाईं ओर है तो छोटा है। इसका मतलब दाईं ओर वाली संख्या बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्यादा है। जिसकी मूल बिंदु से दूरी ज्यादा होगी वो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन ऋणात्मक के केस में नहीं है। ऋणात्मक में आप जितना दूर जाएंगे वो संख्या उतनी छोटी, क्योंकि वो मूल बिंदु के बाईं ओर में आप जा रहे हैं। दाहिनी ओर की तरफ ये बात कह रहा हूं मैं। तो ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों में मध्य की संख्या 24 है। कितना अच्छा प्रश्न है। मध्य की संख्या 24 है। कितने पूर्णांक हैं? पहले तो आप ये देखिए, 3 कहे गए हैं, क्रमागत कहे गए हैं और पूर्णांक कहे गए हैं। तो इसका मतलब कि संख्या बटे में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं हो सकती है, पूर्ण अंक होंगे। अब 3 लेने हैं और मध्य में कौन है? 24। तो भैया सबसे पहले 24 को लिख दो। मध्य में सबसे पहले 24 लिख दो। अब आपको 3 संख्या लेनी है, 3 पूर्णांक लेने हैं जिसका मध्य कौन है? 24। तो इसका मतलब एक इसके पीछे जाना है और एक इसके आगे जाना, तभी तो 24 मध्य में होगा। तो बीच में अगर लाना है 24 को, तो एक इसका पूर्ववर्ती ले लो और एक इसका पश्चवर्ती ले लो। तो पूर्ववर्ती कौन? पूर्ववर्ती हमेशा आपको एक घटाकर मिलेगा और पश्चवर्ती हमेशा आपको एक जोड़कर मिलेगा। तो एक घटाने पर कौन आया आपके सामने? 23। और एक जोड़ के कौन आया आपके सामने? 25। तो इसका मतलब कि मध्य की संख्या यदि 24 है, मध्य मतलब बीच की संख्या अगर 24 है, तो पूर्ववर्ती 1, पश्चवर्ती 1, बीच में 24, आपकी संख्या क्या हो गई? उत्तर क्या हो गया? 23, 24, 25। 3 क्रम कहे गए थे, हमने लिख दिया। लेकिन प्रश्न मजेदार तब होता अगर मैं आपसे कहता कि ये -24 है, तब क्या करते आप? तब क्या करते आप? देखिए नंबर लाइन बना लीजिएगा, कहीं पर भी आप -24 लिख देना, क्योंकि ये मध्य में है। अब एक पीछे जाना है और एक आगे जाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 0 है, तो 0 से जब आप इधर गणना करते हुए आए होगे तो यहां 23 पहले टकराया होगा माइनस का और 25 इसके बाद टकराएगा। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर क्रम 23, 24, 25 है, क्योंकि 23 छोटा है, 24 उससे बड़ा है, 25 उससे बड़ा है। लेकिन यहां क्रम उल्टा है। यहां क्रम देखेंगे आप, अगर यह संख्या 24 की बजाय -24 कह दी जाती तो प्रश्न में बदलाव हो जाता, तब आपका उत्तर बदल जाता और प्रश्न हल करने का तरीका नहीं बदलता। इससे एक कम, बाईं ओर हमेशा एक कम और दाहिनी ओर हमेशा एक ज्यादा,
हमने क्या बताया कि आपको कोई संख्या अगर लेनी है तो दाहिनी ओर पश्चवर्ती एक जोड़कर और पूर्ववर्ती एक घटाकर, तो -24 में एक जोड़ोगे, इसका मतलब एक माइनस एक प्लस, तो घट जाएगा, घटेगा तो 24 में से एक कम हो जाएगा, कितना हो गया 23, और चिन्ह किसका, बड़े का, तो बड़ी संख्या 24 थी इसलिए उसका चिन्ह माइनस का 23। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत लग रही होगी, लेकिन यहां देखिए एक हमने जोड़ा, जोड़ने का मतलब दाहिनी ओर चल दो और घटाने का मतलब बाईं ओर चल दो, तो एक जोड़ा यहां पहुंच गए, एक घटाया यहां पहुंच गए। अब उत्तर क्या हो जाता आपका, इस दशा में उत्तर होता -25, -24, -23, तो क्रम बदल रहा है माइनस में। इसी बात को समझना है, ऐसा और उदाहरण आपने आप भी करके देखिएगा। अब देखिए 3 और 8 के बीच पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा सा एक संख्या रेखा बनाई, इस पर मैंने 1 लिखा, 8 तक तो हम लोग गिनती बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आराम से हम बना लें, कोई समस्या नहीं। अब इन्होंने कहा है 3 और 8 के बीच के, 3 और 8 के बीच के पूर्णांक, देखिए 3 यहां है, मैंने इस पे निशान लगा दिया, और 8 यहां है, ये भी मैंने निशान लगा दिया। अब इसके बीच के पूर्णांक कौन से हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 7 हैं, ये पहले से ही आपके क्रम में लिखे हैं। कौन सा क्रम मैंने पूछा है, आरोही क्रम पूछा है। आरोही का मतलब क्या है, चढ़ना है, चढ़ने का मतलब छोटे से बड़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बन गया, इस प्रश्न का उत्तर क्या बन गया, 4 बना, 4 के बाद 5 बना, 5 के बाद 6 बना, 6 के बाद 7 बना इसका, और किसके बीच में, 3 और 8 के बीच में, 3 और 8 के बीच के मैंने पूर्णांकों को लिख दिया। वैसे लिखने का जो सही तरीका होता है, जब कभी भी आपसे कोई क्रम कहा जाए आरोही या अवरोही, तो चिन्ह के साथ लिखना चाहिए, यह भी उत्तर सही है, इस पर आपको अंक पूरे मिलेंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा एक स्टूडेंट अगर बनना है तो आपको लिखना ऐसे चाहिए, 3 लिखिए, फिर 4, 5, 6, 7, 8 लिखा, और आरोही क्रम है तो आप बड़ा करते हुए ऐसे लिख दीजिए। इससे हम ये बता रहे हैं कि कौन संख्या बड़ी और कौन संख्या छोटी। बड़ा कर दिया मैंने, एक एक करके बड़ा हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों के पश्चवर्ती पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। बहुत आसान है, ये मैंने खींचा, देखिए इसी पे मैं सब बता दूंगा, सारे बता दे रहा हूं, आप अलग अलग बना के आप लोग करिएगा, एक पर मत करिएगा। और इधर बड़ा कर लूं इसको, देखिए -1, -2, 3, 4, दूसरा बना लेता हूं, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, वो ऐसे हो गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमें माइनस में 8 तक आना है तो मैंने लगा दिया, और ये सब में एक एक माइनस लगा दिया। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंद कर दिया, ऐसे कर लिया। अब आपसे कहा गया पश्चवर्ती, पश्चवर्ती मतलब उसका दाहिने वाला लाइएगा, हमेशा एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, मतलब उस स्थान पे पहुंचिए और उसके दाहिनी ओर वाली अंक को लिख देना है। प्लस का 5, पहले +5 पे पहुंचिए, पहुंच गए, और उससे एक अंक दाहिने पहुंच जाइए, कहां पहुंच गए, 6, तो इसका क्या हो गया, प्लस का 6। -8, -8 कहां है, यहां है, इससे एक कदम दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ एक कदम हम चल के आ गए, कहां पहुंच गए, -7, तो इसका क्या उत्तर हुआ, -7। 0, 0 यहां है, एक अंक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब संभव है कि आप इसी तरह से +3 का +4 हो जाएगा, -6, माइनस वाला ही देखना है, -6, तो -6 का एक अंक हम दाहिने तरफ आ गए, कितना मिला, -5, तो इनका कौन हो गया, -5। आसान है। एक आखिरी प्रश्न हम लोग करते हैं आज का, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब नीचे, जहाज का उतरना, हवाई जहाज का उतरना अवरोही है, और
चढ़ना अवरोही है, आरोही है। जब वो टेक ऑफ करता है ना ऊपर, जब आप यात्रा करेंगे तो वो आरोही हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लीजिएगा बड़ी सी। देखिए मैं बना ले रहा हूं, क्योंकि 25 भी है -25 भी है, तो आप इसमें परेशान ना होइएगा कि उतने दूर तक अंक लिखने नहीं है। 0 है, 0 को सबसे पहले लिख लीजिए और सबसे पहले आइए -5 पर। अब देखिए -5 इसके बाईं तरफ होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 5 कहीं भी निशान मैंने बना दिया, -5 हो गया। अगला 8 है, अब 8 कहीं होगा दाहिनी तरफ होगा, ये तय है, मैंने 8 बना दिया। अब उसके बाद 0 है, 0 तो सामने दिख ही रहा है, मैंने शुरुआत ही वहीं से की, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 11, अब एक चीज तय है, 5 के बाद 11 आएगा, तो इसका मतलब इसके बाईं तरफ ही चलना है, तो हम इधर कहीं पे 11 मिल गया, ये हो गया भैया माइनस का 11। फिर प्लस का 25, अब जाहिर बात है कि वो 8 के बहुत आगे होगा, तो कहीं मैंने 25 बना दिया। फिर माइनस का 25, ये माइनस का 25 बना दिया। और अब आखिरी आया 4, अब 4 वाला क्या होगा, 8 से छोटा है, 0 से बड़ा है, इसके बीच में कहीं आ जाएगा। देखिए लिख दिया। अब आपसे कहा गया अवरोही क्रम लिखो। अवरोही का मतलब क्या बताया, बड़े से छोटा। तो जो दाहिनी ओर का जो अंक हमने दिखाई पड़ रहा है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए 25। उससे छोटा कौन है, दिख रहा है आपको, 8। उससे छोटा कौन दिखा, 4। उससे छोटा कौन दिखा, 0। उससे छोटा कौन दिखा, माइनस का 5। फिर उससे छोटा कौन दिखा, माइनस का 11। उससे छोटा कौन सा दिखा, माइनस का 25। और मैंने बताया था कि संख्या के जो ऊपर जब चोंच बनाएंगे तो बड़ी संख्या की ओर खुला रखना है, तो यहां कौन सा चिन्ह, ये संख्या बड़ी है तो सब में ये चिन्ह लगाते चले जाओ। और आपका ये कौन सा क्रम हो गया, ये संख्याओं में कौन सा क्रम हमने लिख दिया, ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया। संख्या रेखा मतलब एक सरल रेखा जिसके ऊपर हम लोग अंकों को मार्क कर लेते हैं और लिखते हैं। लिखते कैसे हैं, उसके लिए मैंने आपको दर्पण का उदाहरण दिया। दर्पण के आगे जहां आप चल रहे हैं वो आपके लिए धनात्मक, और दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब चला वो ऋणात्मक, और दर्पण जहां है वो हमारा मूल बिंदु हो जाता है, जिसे शून्य कहेंगे। और इसके बाद शून्य हमारा ना धनात्मक में हुआ ना ऋणात्मक, क्योंकि वो हमारे धनात्मक और ऋणात्मक की सीमा को तय कर रहा है कि इसके बाएं और इसके दाएं। तो जो सीमा को तय करता है वो ना इस देश में हुआ ना इस देश का हिस्सा हुआ, वो तो बॉर्डर लाइन हो गया ना, तो ना इनका, हम दोनों इस जगह से अपनी सारी चीजों की गणना कर रहे हैं। तो वैसी बात हो गई शून्य के लिए। और उसके बाद हमने संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ना सीखा, संख्या रेखा पर घटाना सीखा, संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करने के बाद उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो एक चैलेंज था कि हम लोग इस सभी कार्य को सीख जाएं। उम्मीद है, आशा है कि आप सब ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। और इस तरह के आपको जो प्रश्न अभ्यास के लिए और भी दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को करके आप लोग इसको और मजबूत करिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं के ऊपर जब अगली क्लासेस में चलेंगे तो वो यहीं से आती हैं। तो ये धारणा जिसकी समझ में आ गई उसको उस धारणा तक पहुंचने में समस्या नहीं होगी। इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।